आज न्यूज का नंबर 1 डिबेट शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 9 लोकसभा क्षेत्रों में हो रही मतदान में खासा उत्साह नजर आया। मतदान सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक साख दांव पर लगी थी। 9 सीटों की अगर हम बात करें तो 9 सीटों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। और इस दौरान कई मतदाताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तो कहीं लकी ड्रॉ भी निकाला गया। आपको बता दें, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में मतदान जो प्रतिशत है वो कम रहा था, इसलिए तीसरे मतदान में तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो राजनीतिक दलों की ओर से भी किए गए और चुनाव आयोग की ओर से भी किए गए। आपको बता दें, इस चरण में 1,77,00,000 से अधिक मतदाता 127 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने निकले थे। अब बताते चले कि भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 17 वर्षों के बाद विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं जिसका अब पूर्व में कई बार सांसद प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शिवराज का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा से। राजगढ़ सीट पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मुकाबला 2 बार के भाजपा सांसद रोजमल नागर से। इसी के साथ गुना सीट पर यादव समुदाय के वोट चुनावी परिणाम चुकाते सकते हैं और सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव से। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 9 सीटों पर 62.28% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान राजगढ़ में देखा गया और सबसे कम जो मतदान है वो भिंड में यानी 50% देखा गया। तीसरे चरण के मतदान के बाद लगभग तस्वीरें जो है वो साफ हो जाती हैं कि आखिर 2024 के आम लड़ाई में किसका राज तिलक होने जा रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है। जमदेश आलम जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमदेश जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ अजय श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, 9 सीटों पर मतदान हुआ, 3 दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर, जो मत प्रतिशत निकल कर आया है 62%, क्या लगता है किस और इशारा, वोटिंग प्रतिशत की जो चाल है वो किस और इशारे कर रही है, आपके लिए लाभदायक या फिर हानि? जो भी आया निश्चित रूप से उसमें जो हमने अपेक्षा करी है, जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे तो वो आपको दिख भी जाएगा। इसके पूर्व में भी जैसे विधानसभा चुनाव हुए थे, जब हमने कहा था कि निश्चित रूप से हम विजयश्री अर्जित करेंगे, वो हमने करके दिखाई। और जिस तरह से हमने मोदी जी की गारंटी को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करा है, जो विकास की गाथाएं लिखी है और जो विकास यात्राओं के माध्यम से जनता को अवगत कराया गया है, चाहे वो विकसित भारत संकल्प यात्रा हो, चाहे मध्य प्रदेश से विकास यात्रा हो, तो निश्चित रूप से जो मत प्रतिशत है लगभग 62% के आसपास। और हमने कहा है कि हम 370 वोट जो है हर बूथ पे हमारे बढ़कर मिलेंगे। तो जब रिजल्ट आएगा तो ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो धरातल पर है और कितने वोट प्रतिशत ज्यादा इस बार कांग्रेस से हमें अर्जित हुआ है। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, लेकिन जिस तरह से अब हम तीसरे चरण में हमने जो मुद्दों को शिफ्ट होते हुए देखा है, ये बेहद महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश की 9 सीटों की अगर हम बात करें, जिसमें से राजगढ़ जो है वो सबसे अहम मानी जा रही है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो कड़ी टक्कर का, चाहे एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है तो दूसरी तरफ रोजमल नागर जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। आपको राजगढ़ की तस्वीर कैसे नजर आती है? ऋषिका जी, अगर हमने विकास करा है तो सभी संसदीय 29 क्षेत्रों में करा है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह साहब का स्टेटमेंट था कि मेरी जो लड़ाई है या मेरा जो चुनाव वो भगवान राम से नहीं है। अब इस तरह के बयान देने के पश्चात क्या जनता उनको वोट दे देगी? उसके बाद में वे कहते रहे कि मैं 400 कैंडिडेट जो है खड़े करूंगा और उसके बाद में जो चुनाव को प्रभावित करने का कार्य करूंगा, और 400 कैंडिडेट उनको मिले नहीं। हमने वहां पर लगभग 8 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें से लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र जो 2019 में जीते हैं। जिस तरह से हमने विकास करा है, वहां पर एक समय जब दिग्विजय सिंह साहब छोड़ के आए थे तो गांव में चिमनियां जलती थी, आज वहां पर बिजली मिल रही है। लगभग 1670 गांव ऐसे थे जहां पर जल नल नियम के तहत हमने जल पहुंचाने का कार्य करा है। 10,000 करोड़ के जो है डैम के अंदर कार्य करा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्य करा है। उसके पश्चात हमने कहा है कि हम 29 विधानसभा सीटें जीतेंगे, चाहे नाम कुछ भी हो, चाहे नाम राजगढ़ हो, चाहे नाम छिंदवाड़ा हो। ठीक है प्रेम व्यास जी,
अब यहाँ जीत का दावा तो आपने कर दिया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं जमदेव आलम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अब 9 सीटों पर जो आज वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत हम देख रहे हैं जो राजगढ़ में सबसे ज्यादा, भिंड में सबसे कम, लेकिन जो हॉट सीटें हैं विदिशा, राजगढ़ और इसी के साथ गुना की मैं आपसे बात करना चाहूंगी। क्या तस्वीर आप इन तीनों सीटों पर देखते हैं, क्योंकि लगातार जो प्रतिशत हमने देखा है 62% लगभग इतना ही प्रतिशत जो है वो रहता है पहले दूसरे चरण में, क्योंकि हम देख रहे थे मत प्रतिशत कम, लेकिन इस बार की जो तस्वीर है राजगढ़ की जो हम देख रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। बहुत धन्यवाद। जैसा कि मतदान का प्रतिशत हम देख रहे हैं कि पहले चरणों की अपेक्षा में इस तीसरे चरण में अधिक मतदान हुआ है, तो ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वे भारी बहुमतों से जीत रहे हैं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ठीक है, अब प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन काम को लेकर भी वो बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने जिस तरह से कहा कि विकास की गंगा उन्होंने राजगढ़ में बहा दी है, और तमाम मध्य प्रदेश की, क्योंकि 29 सीटों के जीत का दावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो विकास को लेकर अब किस तरह से जनतेज जी तस्वीरें नजर आएंगी? पहली बात तो भाजपा जितना भी जो भी कह रही है, क्या आपको सच लगता है जो विकास की बातें वो कर रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता जितने बड़े बड़े दावे पूरे देश भर में कर रहे हैं और चुनाव के समय हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो हिंदू और मुसलमान करना क्या देश का विकास है? ये बार बार कह रहे तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की, तो क्या ये भूल गए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अलग किया था। इस देश भारत वर्ष से अखंड भारत की जो कल्पना केवल भाजपा नहीं करती, कांग्रेस भी करती है। ठीक है, अखंड भारत की कल्पना हम भी चाहते हैं कि सब एक रहे, लेकिन तुष्टीकरण का जो ये आरोप लगाते हैं, तो क्या पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था कांग्रेस के जमाने में? ठीक है, और विकास कहाँ है, मुझे दिखाएं। ठीक है, विकास की खाली बातें हैं। ठीक है जमतेज जी, इसका जवाब भी प्रेम व्यास जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले अजय श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान सर 62% के जो चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 62% मध्य प्रदेश में 5 बजे तक मतदान हुआ है। किस तरह से मध्य प्रदेश की तस्वीर देखते हैं, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में जो राजनीति में दल बदल का दौर भी लगातार जारी है, हम कल ही इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो 3 विधायक है अहम वक्त पर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस का कुनबा भी लगातार घटा। अब जिस तरह से मत प्रतिशत निकल कर सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको किसके लिए खतरे की घंटी? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जो मत का प्रतिशत है, पहले जो 19 और 26 तारीख को जो इलेक्शन हुए उस टाइम पर कुछ शादियां अधिक थी और वो प्रभाव भी पड़ा और लोगों में उस जागरूकता का अभाव था जो होना चाहिए थी। तो अब जो कार्यकर्ताओं में दोनों पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सरकारी अधिकारियों ने एक प्रयास किया और ये मेरे ख्याल से 62% जो 62.5% बताया जा रहा है, वो अभी पूरा आंकड़ा आया नहीं है। जब पूरा आंकड़ा आएगा तो ये वोटिंग प्रतिशत 65 और 70 के बीच में जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये चुनाव है, ये एक तरह से मुद्दों पर लड़ा गया और मुद्दे के साथ में स्थानीय कुछ समस्याएं भी थीं। यदि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का जो कैंपेन था वो सफल चला, लेकिन उस कैंपेन में कुछ कमियां ऐसी रह गई थी कि जो स्थिर थी। जैसे कि इंडिया गठबंधन जो है वो लगभग 117 सीटों पर 302 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 117 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस का जो मुकाबला है वो अपने इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ है। बिल्कुल, बंगाल में, केरल में, पंजाब में, आंध्रा में, तेलंगाना में, त्रिपुरा में। अब आप वामपंथियों से लड़ रहे हैं आपका केरल में, टीएमसी से आप लड़ रहे हैं बंगाल में और आप आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं पंजाब में, और तेलंगाना में जो आपका एक सहयोगी दल है वीआरएस, आप उससे उसका फाइट है। वाईआरएस से आपके पैक्ट हैं, लेकिन वहाँ उसके खिलाफ भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो एक स्ट्रेटजी है, और कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया इस चुनाव में जो उसका प्रभाव रहा, भारतीय जनता पार्टी की जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, उस स्कीम में कुछ हद तक कांग्रेस ने एक अपनी सेंध बनाई।
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 4 बातें हैं कि नंबर 1 है कि उनका कट्टर हिंदुत्व है, नंबर दूसरा उनका ग्लोबल इमेज है, मोदी जी की जो G20 विश्व गुरु और विदेशों में फंसे छात्रों को भारत लाना। तो जो ग्लोबल इमेज है वो 18 से 35 साल के जो रहते हैं, 18 से 30 साल का जो एक वोटर होता है वो ग्लोबल इमेज पे बहुत ध्यान देता है। जो गरीब जनता होती है उसको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, उज्ज्वला योजना है, प्रकाश योजना है, आपका किसान सम्मान निधि है, ये चीजें हैं। नंबर चौथी चीज जो भाजपा के पक्ष में सबसे प्रबल है वो प्रबल है भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है और उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस का कुनबा घटा है, अजय जी, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं क्योंकि तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो कुनबा घटा है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो होने वाला है क्योंकि नेतृत्व में कमी देखी गई और जो कार्यकर्ता है उनमें नाराजगी भी देखी गई। नहीं, ये नहीं है कि कांग्रेस का कोई कुनबा घटा है। ये लोग क्या है कि ना कांग्रेस में काम करते थे ना भाजपा में काम कर रहे हैं। ये लोग एक हैं कि अपनी उपस्थिति, अपना एक चेहरा बताते हैं। यदि ये जन नेता होता तो कोई ना कोई जगह पे ये लोग पहुंच जाते। ठीक है अजय जी। जी ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से जमतेज जी बोल रहे थे, आप उनकी बातों का जवाब भी देना चाह रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जो बीजेपी है वो तुष्टीकरण की राजनीति की बात करती है, धर्म के नाम पर वोट बीजेपी मांग रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? और क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा बार बार बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिस तरह से खरगोन और धार में आज हमने प्रधानमंत्री की जो सभाएं देखी हैं वहां पर भी उन्होंने आरक्षण को लेकर बात कही है, धर्म को लेकर बात कही, आपको लग रहा है कि ये आपको फायदा दिलाने में कामयाब होगा, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं बार बार धर्म आरक्षण का? देखिए राम जो है पूरा मामला जो डॉक्टर प्रेम व्यास जी से सर सवाल था, आपसे जवाब लूंगी मैं। नहीं, देखिए जिस तरह से जमशेद जी ने शुरुआत करी, मैं साधुवाद दूंगा। एक सकारात्मक उन्होंने बात करना प्रारंभ करी, क्योंकि दिन भर से मैं चैनल्स पे बैठा हूं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो नकारात्मक जवाब होता है उससे एक संतुष्टि भरा जवाब जरूर मुझे आलम साहब से मिला है। इनका साधुवाद है बहुत। दूसरा जो इन्होंने प्रश्न उठाए थे, आप बताइए ना, राहुल गांधी जी की रैली और उसका उद्बोधन, उसके पश्चात ये पूरे घटनाक्रम का जो है प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण दे देंगे किसी वर्ग विशेष को, तो किसका छीन के दे देंगे ये स्पष्ट नहीं करा। वहीं तेलंगाना में जो है 4% दे ही रहे। आंध्र प्रदेश में 3 जजों की कोर्ट ने निरस्त करा, फिर पुनः लाए। 5 जजों की कोर्ट ने निरस्त करा, पुनः लाए। 7 जजों की कोर्ट ने निरस्त करा, पुनः लाए। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करा। उसके बाद केंद्र में जो है योजना बनाने का प्रयास। तो तुष्टीकरण कर कौन रहा है? आजादी के पश्चात से सबसे पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी थी वो मुस्लिम थी। लगभग 90% लोग जो है पढ़े लिखे थे। बंगाल की रिपोर्ट देख लीजिए या कलकत्ता की उस समय की रिपोर्ट देख लीजिए, 90% पढ़े लिखे। और उसके बाद आज क्या परिस्थिति है? तो इस परिस्थिति में लाने का जो श्रेय है वो कांग्रेस को जाता है, और उसका कारण यही है किसी वर्ग विशेष के साथ में तुष्टीकरण करना। हमने विकास करा है, आयुष्मान के अंतर्गत अगर लाभ दिया तो हिंदू मुस्लिम सभी को दिया है। भवनों का निर्माण करा है तो सभी के लिए क्या है, राशन अगर दिया है तो सभी के लिए क्या है, ये संतुष्टीकरण है। और जो कांग्रेस कर रही है वो तुष्टीकरण है। 5 अप्रैल 2014 में, 5 अप्रैल 2014 को, ऋषिका जी 2 मिनट मुझे दीजिए। 5 अप्रैल 2014 को जो है वक्फ बोर्ड को ल्यूटियन जोन दिल्ली की 123 संपत्तियां जो अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर की गई थी वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के तहत क्यों दे दी गई? मेरा प्रश्न ये है, अगर तुष्टीकरण नहीं है तो ये क्या है? और इसी तरह से देखिए इमरान मसूद का बयान, उसके बाद हमीदुर रहमान का बयान, उसके बाद ममता जी का बयान, उसके बाद राम गोपाल जी का बयान। तो ये संतुष्टीकरण है या तुष्टीकरण है? जिस तरह से वे कह रहे हैं कि भैया जब यहाँ से जब राष्ट्रीय एजेंसी चले जाएगी तब क्या करोगे? एक उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि अगर वोट जिहाद करो और जो दूसरे दल को वोट दे दे उसका हुक्का पानी बंद कर दो। तो ये बातें कर कौन रहा है? जमतेज जी से जवाब लेंगे। और जमतेज जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं आरक्षण को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब जैसे पहले दूसरे चरण की अगर हम बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम 9 सीटों पर जो मतदान है वो पूरा हो चुका है, और कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे चरण के बाद जो नतीजे हैं 4 जून को जो नतीजे आने वाले होते हैं, लगभग जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब वो जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और सर, जिस तरह से अल्पसंख्यकों की लगातार बात की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर मुझे उचित समय मिलेगा तो मैं अपनी बात संक्षेप में ही रखूंगा और गंभीरता से रखूंगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब चुनाव आते हैं तो आदर्श पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम जो इस देश के इमाम हैं, हम भी उनको मानते हैं और पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी चुनाव आता है तो सिर्फ उनको याद करता है। ये क्या गलत है? चुनाव जनता से मांगा जाता है वोट,
जनता के एक विकास की बात की जाती है और ले दे के बीजेपी राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर और आरक्षण और इस तरह की गोल गोल घुमा घुमा के बातें बीजेपी करके चुनाव का वक्त गुजार देती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और आप भी इस बात को खूब जानते हैं कि जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बना उसके पहले दिया गया है। संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था आने वाली दुनिया, जब दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण रहेगा, कोई उसको खत्म नहीं कर सकता। ना कांग्रेस दे सकती है ना भाजपा दे सकती है, कोई भी आरक्षण नहीं दे सकता। संविधान ने सबको अपना हक और अधिकार दिया है। अब ये बार बार कहते हैं कि मुसलमानों को हक दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। भाई आप बरगलाने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप विकास के मुद्दे पे कॉर्पोरेट को बताइए ना क्या क्या लाभ पहुंचाया और गरीबों को क्या दिया, कौन सी योजनाओं का लाभ पहुंचाया, मुझे बताइए। आप ही बता दीजिए जमतेज जी, आप भी तो पहले बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आप भी तो जो बीजेपी बातें कर रही थी आरक्षण को लेकर और इन सब को लेकर, आपकी पिच भी बदल गई। पहले चरण के पहले अगर हम देखें तो आपका मुद्दा भी ये था कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन चुनाव के दूसरे तीसरे चरण तक हम देख रहे हैं दोनों ही राजनीतिक जो दल है वो आम मुद्दों से तो भटक ही गए हैं। देखिए ये तो जनता तय करेगी कि महंगाई कितनी है और बेरोजगारी कितनी है। और ये लुभावन जो वायदे किए जा रहे हैं, बीजेपी ने जो सपने स्वप्न दिखाया है, बीजेपी ने 370 हटाया, ए और बी का मसला जहां तक आया तो फायदा किसको मिला पता है आपको? अडानी और अंबानी को। किसने वहां पर लैंड खरीदा है आप जांच करा लीजिए। 370 का फायदा किसको मिला? उसके बाद में आप ये कह रहे हैं हम CAA लेकर आना चाहते हैं। तो गलत बॉर्डर क्या है की फिक्र इनको अब जाकर हो रही। बॉर्डर की चिंता पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुसलमानों को बदनाम करके घुसपैठिए कह रहे हैं, मंगलसूत्र कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, संपत्ति घुसपैठिए, शरिया कानून की बात कर रहे हैं। शरिया कानून खुद बीजेपी लागू कर रही है। ट्रिपल तलाक कहां से लाया इन्होंने? जवाब दीजिए बोलना हमारे प्रवक्ता महोदय को कि बीजेपी खुद, मेरा ये इस चैनल के ऊपर में दावा है कि बीजेपी खुद शरिया कानून लागू कर रही है। ठीक है, जवाब दीजिए प्रेम व्यास जी। शरिया कानून की कौन सी धारा और कौन से नियम लागू कर रही भारतीय जनता पार्टी? आलम साहब ट्रिपल बताएंगे। तलाक आपने लेकर आया, ट्रिपल तलाक आपने कहां से खत्म करा, कहां लेके आए? आप ही ने ट्रिपल तलाक लाया। आपने बोला 370 के लिए लगभग 60,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पे वहां पत्रकार घूम रहे थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा आदर पूर्वक, एक बार उनकी पूरी वीडियोस देख लीजिए। वहां के लोगों ने कहा है कि 70 वर्षों में पहली बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है हमने दुकानें खुली रखी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बम विस्फोट नहीं हुए, पहली बार ऐसा हुआ है कि झंडे फहराए गए। और वहां की माताएं जो है वो रो रो के दुआई दे रही, नरेंद्र मोदी जी की जो है जय जयकार कर रही है कि आज आपके कारण जो है हमारे बालक पत्थर फेंकना छोड़कर शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए। ये 370 हटाने के बाद हुआ। हंसने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, आप वीडियोस देख लीजिए, नहीं तो मैं अभी दूसरे मोबाइल से वीडियो दिखा देता हूं। ठीक है प्रेम व्यास जी। जी जमतेज जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अजय जी के देखिए पास कुल मिला के धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर देश को बांटने की राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। चुनाव में मुसलमान चिल्ला रहे थे, शरिया कानून, मंगलसूत्र, संपत्ति घुसपैठिए, ये सारे मुद्दे अचानक चुनाव में। तेलंगाना में 4% आरक्षण दिया कि नहीं? आपने कहा संविधान की बात, तेलंगाना में 4% आरक्षण दिया। लुटियन जोन कर्नाटक की बात कर रहे हैं आलम की, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कर्नाटक का वो कह रहे हैं जो 2 समुदाय के आपने आरक्षण के जो प्रतिशत है ओबीसी का, वोकालिंगा और सुन लीजिए, वोकालिंगा और लियांगा जो 2 समुदाय हैं उसके आपने 2% काट कर मुस्लिम कैटेगरी को जो 4% आरक्षण दिया है उसकी बात कर रहे हैं। आरक्षण संविधान देता है, आरक्षण में उल्लेख नहीं है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी का आरक्षण काट कर तो दिया ही है ना। ओबीसी वर्ग से नरेंद्र मोदी जी आते हैं। आपने स्पेशल कैटेगरी बनाई मुस्लिमों की, ओबीसी में उसको लेकर आए और फिर आपने जो 2% आरक्षण काटा वो आपने दे दिया। मेरा निवेदन ये है कि ये देश चैनल जो है ये राष्ट्रीय स्तर का चैनल है और इस पर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें। आप केवल मुसलमानों की बात करेंगे तो तुष्टिकरण फिर नजर आएगा आपको। नहीं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही है आलम जी, मुझे लगता है आप समझ नहीं पाए, क्योंकि आरक्षण को लेकर हम तमाम जो हमने पहले और दूसरे चरण देखे हैं, अजय जी के पास में आऊंगी। अजय जी,
पहले और दूसरे चरण जब हमने देखे देखिए तीनों कोर्ट की। ठीक है आलम जी, मुझे लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है हिंदू मुसलमान, लेकिन पहले और दूसरे चरण जो हमने देखे हैं आज श्रीवास्तव जी, लगातार आरक्षण को लेकर, धर्म को लेकर जो मुद्दे हैं वो दोनों ही तरफ से उठाए जा रहे हैं। जहां यहाँ से बात हो रही है वहां यहाँ से भी बात हो रही है। अब कर्नाटक को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी प्रेम व्यास जी भी कह रहे हैं कि 2 समुदाय का 2% काटकर वहां पर एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई और 4% उनको आरक्षण दे दिया गया, तो उसी के ऊपर हमलावर है कांग्रेस मैनिफेस्टो को, क्योंकि बीजेपी निशाना बना रही है लगातार। उसका जो कंपैरिजन है वो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? और क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 9 सीटों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसका इन 9 सीटों पर कितना असर आज श्रीवास्तव जी देखने को मिलेगा? क्योंकि मतदान खत्म हो गया है और जैसे मैंने पहले कहा था कि तीसरे चरण के बाद लगभग जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है या जो जातिगत जनगणना है, कांग्रेस भटक गई है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता, जो मूल सिद्धांत थे वो एक तरह से विलुप्त हो गए हैं। क्या है कि कांग्रेस का 1980 में एक नारा था कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। आज वो राजीव गांधी ने कहा था कि हम मंडल आयोग के उसमें पक्ष में नहीं हैं और ये जातिगत जो है इसके हम खिलाफ हैं जनगणना के। तो वो इस आरक्षण के उसमें भी थे कि उन्होंने भाई हमने ऐसी चीजें नहीं की हैं। तो जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी मतलब नहीं थे, तो अब वो कौन सी बात है कि आप राहुल गांधी कहने लगे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे न्याय देने के लिए? मतलब पहले जो नहीं, देखिए पहले एक फैमिली प्लानिंग का वो बात चला था कि हम 2 हमारे 2, तो जिन लोगों ने उसका पालन किया तो उनकी संख्या कम रह गई। मतलब आपकी बातों का जिन्होंने पालन नहीं किया उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब उनका कुनबा बढ़ता गया तो उनकी हिस्सेदारी की बात आने लगी। और जिन्होंने आपके बात माने, जो डिसिप्लिन में रहे, उनको आप ये कह रहे हो कि अन्याय के कारण ये लोग आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने का आपका मापदंड कौन सा है? आप किस मापदंड पे चल रहे हो? तो जो कांग्रेस की बेस ऑफ आइडियोलॉजी है, एक तो क्या है कि कांग्रेस का जो एक टाइम था कि कांग्रेस में थिक टैंक की परंपरा थी। कांग्रेस में इतने होशियार अध्यक्ष हुआ करते थे के कामराज जैसे, जिनके आधार पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी सरकार चलाते थे, जो कि सारे मंत्री प्रधानमंत्री को इस्तीफे सौंपते, तो उसको कामराज योजना नाम दिया गया था। तो जो एक थिक टैंक की परंपरा थी, जो एक बड़े विचारक लोग थे, वो कांग्रेस में समाप्त हो गए। अब कांग्रेस में जो है वो कंसल्टेंट टाइप के लोगों की सलाह लेनी पड़ रही है कि मैनिफेस्टो बनाना हो तो वो कंसल्टेंट की लेंगे, यदि उन्हें दौरे करना है तो कंसल्टेंट की लेंगे। तो जो एक थिक टैंक था कांग्रेस का, वो कांग्रेस का जो बेस था वो कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखता था, वो नेताओं का चयन करके रखता था, वो नेताओं से के जो कार्यकर्ता रहते थे उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, और जो नेतृत्व वर्ग था, जो चेहरे रहते थे, उन्हें समय समय पर सलाह देके आगे बढ़ाते थे। तो कांग्रेस की एक जो सबसे बड़ी वीक पॉइंट आया है कि जो उनकी एक थिक टैंक परंपरा थी वो समाप्त हो गई। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस जो मुद्दे से भटकी है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कांग्रेस सही पिच पर थी। भारतीय जनता पार्टी जहां आपकी बार 400 पार का नारा दे रही थी, कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई की बात करी थी। कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो सही दिशा में जा रहा था, लेकिन तीसरा चरण आते आते तक जो मुद्दे शिफ्ट हुए हैं वो हम सभी देख रहे हैं। आलम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, मैं ये कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। जब इस मुद्दे पर आप सहमत है तो फिर क्यों नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए? 100 बक्खा 1 लिखा, हिसाब कौड़ी कौड़ी का, बख्शिश लाखों की, जिसका जो हक होगा उसको मिल जाएगा। आप जातिगत जनगणना ईमानदारी से करके आप बताओ ना, देश में हमारे ब्राह्मण इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, माइनॉरिटी इतने, जैन इतने हैं, बौद्ध इतने, पारसी इतने, आप बताना क्यों नहीं चाहते? छुपाना क्यों चाहते हैं? क्यों मंडल आयोग को आपने क्यों नहीं माना? मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आपके सामने है, अब सारी रिपोर्ट, नानावटी रिपोर्ट भी आपके सामने है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें आपके सामने। एक बार फिर देश जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। ठीक है आलम जी, प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। और दूसरा, जिस तरह से मुद्दे शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि अब चौथा चरण आने वाला है, तीसरे चरण का आज मतदान हो गया है, और मुद्दे हम जो देख रहे हैं, लगातार मुद्दों से जो राजनीतिक दल है वो भटकते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी उदासीनता मतदाताओं में भी देखने को मिल रही है, जो मत प्रतिशत कम हुआ है। लग रहा है आपको कि जिस तरह से राजनीतिक दल जो आरक्षण, धर्म को लेकर आरक्षण, रिजर्वेशन और इन सारी चीजों को लेकर बातें कर रही है, राम मंदिर को लेकर आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दे प्रभावी होंगे क्या चौथे चरण के लिए?
या फिर कोई आप एक नया मुद्दा आप लेकर आएंगे? आलम जी जो कह रहे थे उनकी बातों का भी जवाब दीजिए। देखिए ऋषिका जी, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी 80 के लगभग, उसको कितने सालों तो कांग्रेस ने दबाने का कार्य करा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई 2006 में, उसके बाद कांग्रेस ने 8 सालों तक दबा के रखा। तो रिपोर्ट आना और उसको दबाना ये कांग्रेस का चरित्र है। हमने स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें लगभग 22 फसलों में एमएसपी दी, किसान को जो है 3 गुना बजट करने का कार्य करा। 2018 में ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि स्वामीनाथन आयोग की मैक्सिमम सिफारिशों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किया है। उसके बाद में कांग्रेस ने कुछ राज्यों में जातिगत मतगणना करा ली है, उसके बाद में उस मतगणना को जो है बंद करके रख दिया गया है। ना तो पीडीए की बात उसके बाद की गई है, ना उससे कोई लाभ और हानि अर्जित की है। दूसरा, जब हम करते हैं, हमने ईडब्ल्यूएस जो है लागू करा है, यही ईडब्ल्यूएस कांग्रेस ने भी लागू करा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उड़ा दिया गया था। उसका कारण था कि अपरिपक्वता के साथ में लागू करा था। हम जब भी कोई चीज लागू करते हैं वो आम जनता के हाथ में और परिपक्वता के साथ में लागू करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि विकास के मुद्दे पे जिस तरह से हमने विकास करा, आप देखिए ना, कांग्रेस के अभी रिसेंटली 3 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में आए। छत्तीसगढ़ में इनकी प्रवक्ता तो सवाल पूछ ही रहे ना प्रेम व्यास जी, वो तो ये कह ही रहे हैं, आरोप लगा रहा है विपक्ष, ये कह रहा है कि आप जिस तरह से कांग्रेस मुक्त देश करने की जो बात करते थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस युक्त होती जा रही है। तो क्या ठीक है, विकास के मुद्दे पर क्योंकि हम बात कर रहे थे, लगातार जो आम मुद्दे हैं वो इस चुनाव से गायब तो हो ही रहे हैं, जिसका असर हमने पहले और दूसरे चरण में देख लिया है। जो मतदाताओं में उदासीनता है कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह रही है। फिलहाल समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें मध्य प्रदेश के 9 सीटों पर जो मतदान आज हुआ है, 62% जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो रहा है, और कहीं ना कहीं जो पहले और दूसरे चरण में मत प्रतिशत कम हुआ था उसके आसपास का ही मतदान तीसरे चरण में देखने को मिला है। लेकिन ये कहा जाता है क्योंकि आधा चुनाव पूरा हो चुका है, आधे चुनाव के बाद जो 2024 की तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगी, क्योंकि तीसरे चरण के बाद जो चुनाव की तस्वीरें हैं कि 4 जून को क्या नतीजे रहने वाले हैं ये साफ हो जाती है। देखना होगा कि चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण में क्या कुछ रहने वाला है। 4 जून को नतीजे लगातार आपके दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।